हेलो दोस्तों, आज टॉपिक लेकर आए हैं सीटेट एग्ज़ाम 2023 से संबंधित कक्षा 5 की एनसीईआरटी बुक जो होती है, उसमें जो ईवीएस का पेपर होता है उससे संबंधित कुछ टॉपिक हैं जो हमें अधिकतर कक्षा 5 की एनसीईआरटी बुक जो होती है वो ईवीएस की बुक से अधिकतर प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो उसी टॉपिक को आज देखेंगे, जिससे हमारे आगामी एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है, जानवरों पर आधारित टॉपिक है। जिसे जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। जानवरों में क्या होती है? देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। तो चलते हैं अगले उस पे चलते हैं। पहला टॉपिक है, चींटियां चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। क्या कह रहा है टॉपिक में कि चींटियां जब चलती हैं तो कुछ ऐसा पदार्थ अपने पीछे छोड़ती आती हैं कि जिससे जो चींटियां पीछे आती हैं उनको क्या मिल जाता है? तो उनको रास्ता मिल जाता है। अगला टॉपिक है, मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की गंध को सूंघकर हमें ढूंढ लेता है। जो मच्छर होता है हम लोगों के आसपास भिनभिनाता है, तो किसकी गंध को सूंघकर हम लोगों के पास आता है? तो पैर के तलवे की गंध को सूंघकर हम लोगों को ढूंढ लेता है। और मच्छर हमारे शरीर की गर्मी से भी हमें क्या करता है? ढूंढ लेता है। इसी प्रकार है, सड़कों पर कुत्तों को भी क्या होता है? यह एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहरी कुत्ता आया था। कुत्ता क्या करते हैं कि कुत्ते जो होते हैं उनकी भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते से क्या करता है? नफरत जैसे करता है कि तुम्हारा इलाका वो है, हमारा इलाका ये है। तो इसके अनुसार कुत्तों का भी क्या होता है? अपना अपना जगह बटा होता है। और एक कुत्ता कैसे पहचानेगा कि कोई मेरे इलाके में बाहरी कुत्ता आया था? तो कुत्ते के मलमूत्र की गंध से वह पहचान लेता है। अगला टॉपिक है, रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से रेशम का कीड़ा जो होता है तो वो अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। यानी जो रेशम का कीड़ा होता है वो अपनी मादा की गंध से क्या करता है? कई किलोमीटर दूर से ही उसको क्या कर लेता है? पहचान लेता है। अब आते हैं पक्षियों वाले टॉपिक पे। तो पक्षियों में क्या होता है कि ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। जो सिर होता है पक्षियों को, उनके सिर के दोनों साइड में ही अधिकतर पक्षियों की आंखें होती हैं। जिसमें पहला टॉपिक है, पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र रख सकते हैं। उनके सिर के दोनों साइड में होने की तरफ से क्या होता है कि जो पक्षी होते हैं वो एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पे क्या कर सकते हैं? नज़र रख सकते हैं। इसी प्रकार जब यह बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आँखें एक ही चीज़ पर टिकी होती हैं। ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती है। जो अधिकतर पक्षी होते हैं तो उनकी जो पुतली होती है, जैसे मनुष्य की पुतलियाँ होती है, तो ये सामने ताकेगा, लेकिन आँख से सामने देखते हुए भी आँख को अपने चारों तरफ घुमा सकता है। तो जो उनकी आँखों की पुतली होती है वो घूम नहीं सकती है। जैसे मनुष्य घुमा लेता है उस तरह से पक्षियों में नहीं घूमती है। वे अपनी गर्दन हिलाकर या घुमाकर ही आसपास की चीज़ों को देखते हैं। पक्षी जब दोनों आँखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है। क्या होता है कि जब पक्षी एक ही चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो उस चीज़ की दूरी का उनको एहसास हो जाता है। अब अगला है कि चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। जो चील, बाज और गिद्ध होते हैं वो हमसे क्या कर सकते हैं कि हमसे 4 गुना ज़्यादा दूरी तक देख सकते हैं।
या ज़्यादा देख सकते हैं। तो इस तरह के सीटेट के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न में से वह कौन सा पक्षी है जो हमसे मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा देख सकता है। तो ऑप्शन दे देगा आपको, कई पक्षियों के नाम दे देंगे, उसमें से एक चील या बाज या गिद्ध भी कर देगा, और एक ऑप्शन दे देगा इनमें से नहीं, या एक ऑप्शन में ही तीनों दे देगा, जैसे चील बाज गिद्ध हो गया। फिर अलग से ऑप्शन दे दिया कोई और, कुत्ता वो सॉरी तोता, और अलग अलग पक्षियों के नाम दे दिया और इनमें से सभी कर दिया। तो ऐसे प्रश्न बना करके देता है। चलते हैं आगे। आम तौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं। क्या माना जाता है कि जो दिन में जागने वाले जानवर होते हैं वो कुछ रंग को देख पाते हैं, लेकिन वहीं पर जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं वो सभी चीज़ों को, यानी अधिकतर चीज़ों को क्या करते हैं, सफ़ेद और काली ही देख पाते हैं। कैसे देख पाते हैं? काली और सफ़ेद। अगला, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। सांप के क्या होता है? बाहरी कान नहीं होते हैं, वह ज़मीन पर हुए कंपन को ही सुनता है। यानी जो सांप होते हैं उनके पास कोई कान नहीं होता है, लेकिन वो कैसे सुनते हैं? तो ज़मीन पर जो कंपन होता है उससे ही वो सुनते हैं। फिर आगे है, जंगल में ऊंचे, क्या कह रहा है कि जंगल में ऊंचे बैठे हुए पेड़ पर बैठा लंगूर जो होता है, पास आती किसी मुसीबत जैसे शेर या चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालता है। क्या निकालता है? एक खास आवाज़ निकालता है, जिससे उनके साथियों को तक संदेश पहुंच जाता है। जब ये क्या होता है कि जब लंगूर जो होता है वो जंगल के ऊंचे पेड़ों पर बैठा रहता है और किसी मुसीबत को जैसे शेर या चीता को देखता है, तो देख करके उनको एक खास प्रकार की आवाज़ निकालता है, जिससे उनके साथियों तक उसका संदेश पहुंच जाता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास तरह की आवाज़ें निकालते हैं। फिर आगे है कि मछलियाँ क्या करती हैं। मछलियाँ खतरों की चेतावनी के लिए एक दूसरे को बिजली की तरंगों से जानकारी पहुंचाती हैं। मछलियाँ क्या करती हैं? बिजली की तरंगों से जानकारी पहुंचाती हैं जब उनको खतरा महसूस होता है। तो कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले ही अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में क्या होता है कि जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ अनहोनी होने वाली है। यानी कि जब तूफान या भूकंप आने वाला रहता है तो जो वहाँ पे कुछ जानवर होते हैं ऐसे कि जो पहले से ही हरकतें करने लगते हैं, जिससे जंगलों में रहने वाले लोग क्या करते हैं, समझ जाते हैं कि कुछ अनहोनी होने वाली है और वहाँ से हट जाते हैं। सन 2004 में दिसंबर के माह में सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की खास आदिवासी जनजाति समझ गई और उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार लोग सुनामी से बच गए। यानी कि जब 2004 में दिसंबर महीने में सुनामी आया हुआ था, तो सुनामी आने से कुछ समय पहले ही जानवरों ने क्या किया था, जानवरों ने अजीब सी हरकतें करना शुरू कर दिया था, व्यवहार करना शुरू कर दिया था, और क्या की थी, चेतावनी भरी आवाज़ों को क्या कर दिया गया था, आवाज़ निकालना शुरू कर दिया था, जिससे कि वहाँ की जो अंडमान की खास जनजातियाँ रहती थी, आदिवासी जनजातियाँ, उन्होंने उन जानवरों की हरकतों को और आवाज़ों को समझा, पहचाना और वहाँ पर क्या किया कि जो इलाका था उस इलाके को खाली कर दिया और सुनामी से पूरी तरह से बच गए थे। इसी प्रकार से क्या होता है कि डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती हैं। जो डॉल्फिन मछली होती है वो भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती हैं, एक दूसरे से बात करती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। अब बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। जो क्या होता है कि कुछ ऐसे जानवर होते हैं कि जो कुछ खास मौसम में क्या करते हैं, जैसे सर्दियों में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे कि छिपकली देखते हैं सर्दियों के महीने में अचानक गायब हो जाती हैं। अब अगला टॉपिक है बाघ पे।
तो बाघ से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं कैसे होते हैं। तो बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। जब रात हो जाती है तो हम लोगों को जितना दिखता है उससे 6 गुना बाघ को दिखता है। तो हम लोगों से 6 गुना बेहतर बाघ क्या करता है, रात में देख सकता है। बाघ की मूछें में हुए कंपन को भांप लेती हैं, यानी जो बाघ की मूछें होती हैं वो हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और अंधेरे में रास्ता ढूंढने में बाघ को मदद मिल जाती है। क्या हो जाता है कि जो बाघ की मूछें होती हैं वो हवा के जो हवा चलता है उसके हवा के द्वारा हुए कंपन को भांप लेती हैं, जिससे उसको क्या करने में मदद मिलती है, शिकार करने में मदद मिलती है और अंधेरे में अपने रास्ते को भी अच्छे तरीके से क्या कर लेता है, ढूंढ लेता है, अच्छे तरीके से रास्ते को ढूंढ लेता है। फिर आगे है कि बाघ क्या करता है, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। क्या करता है, बाघ जैसे मौका देखेगा उस अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। बाघ का गर्जना की आवाज़, जो बाघ के गरजने की आवाज़ होती है वह 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी जा सकती है या सुनाई देती है। बाघ हवा की वजह से, पत्तों के हिलने और शिकार की वजह से झाड़ियों के हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को पहचान सकता है। क्या होता है बाघ हवा की वजह से, पत्तों के हिलने और शिकार की वजह से झाड़ियों के हिलने से हुई आवाज़ में क्या करता है, उसके अंतर को पहचान सकता है कि किसी जानवर ने हिलाया है कि हवा के द्वारा हिला है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ों को अच्छे से सुनने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम सकते हैं। जो बाघ होता है तो ये क्या करता है, बाघ का कान क्या करता है कि बाहरी आवाज़ों को सुनने के लिए वो दोनों कानों को अलग अलग दिशाओं में घुमा सकता है, जिससे उसे अच्छे तरीके से सुनाई देता है। अगला टॉपिक इस्लात पे है, देखते हैं इस्लात क्या है। तो इस्लात जो होता है वो भालू जैसे दिखते हैं, लेकिन ये भालू नहीं होते हैं। जो इस्लात होता है वो भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू होता नहीं है। अगला, इस्लात दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर क्या करते हैं, मस्ती से सोते हैं। ये जो इस्लात होते हैं भालू के जैसे दिखाई देते हैं लेकिन भालू होते नहीं हैं। तो वो क्या करते हैं कि करीब 17 घंटे, 24 घंटों में 17 घंटों तक पेड़ों से उल्टे लटक कर मस्ती से सोते रहते हैं। फिर इस्लात सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। क्या करता है कि सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। और क्या करता है कि इस्लात जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना क्या करते हैं, अपना पेट भरते हैं। और 40 वर्ष से क्या करते हैं कि 40 वर्ष से, एक सेकेंड, तो ये क्या करते हैं कि 40 वर्ष के अपने जीवन काल में केवल 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये जो पत्तियां खाते हैं तो क्या करते हैं कि जिस पेड़ पे रहते हैं उस पेड़ की पूरी पत्ती खा जाते हैं। जब पूरी पत्ती खा जाएंगे उस पेड़ पर कोई भी पत्ती नहीं बचेगी, तो ये क्या करते हैं कि तब जा कर के दूसरे पेड़ पर चढ़ेंगे और वहाँ पे वही क्रिया अपना शुरू कर देंगे। फिर आगे है, सपेरों को कालबेलिया भी कहते हैं। जो सपेरे होते हैं जिसे हम लोग भाषा में मदारी बोलते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं कि कालबेलिया भी बोला जाता है। नाग गुम्फन ऐसे डिजाइन, रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। जो कालबेलिया नाच होती है उसमें सांप जैसे मुद्राएं होती हैं। खंजरी और बीन क्या होती हैं कि ये सभी सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। जो तुम्बा, खंजरी, बीन होती है तो इन सभी को किससे बनाया जाता है, तो सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। आगे, हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं और उनमें नाम क्या है, तो उनमें नाम है नाग, करैंत, दुबोइया और
भफाई नामक सांप होते हैं जो कि जहरीले होते हैं। सांप जब किसी को काटते हैं तो उनके दोनों खोखले जहर वाले दांत क्या होते हैं कि दूसरे व्यक्ति या जानवर के शरीर में क्या होता है, चला जाता है, और सांप के द्वारा काटे हुए व्यक्ति को सीरम नाम की क्या की जाती है, दवा दी जाती है, जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो ये टॉपिक याद रखना कि जो सीरम नामक सांप के जहर के काटने पे जो दवा इंजेक्शन दिया जाता है, तो सीरम नामक जब दवा की इंजेक्शन दिया जाता है जो कि सांप के जहर से ही बनाई जाती है। उसके बाद है उड़ीसा के कालाहांडी ज़िले में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है। कहाँ पे? कालाहांडी, उड़ीसा के कालाहांडी में सबसे ज़्यादा चावल उत्पन्न किया जाता है। आगे है पिचर प्लांट को नेफेंथीज भी कहते हैं। पिचर प्लांट जो होता है उसे क्या बोलते हैं, नेफेंथीज के नाम से भी जानते हैं। तो नेफेंथीज का अगर अन्य नाम पूछ लेता है तो आप पिचर प्लांट याद रखिएगा। तो पिचर प्लांट एक विशेष प्रकार की गंध को छोड़कर कीड़ों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, और फिर उनका क्या कर लेता है, शिकार कर लेता है। जब कीड़े उसकी ओर आकर्षित होते हैं तो उनका क्या कर लेता है, वो शिकार कर लेता है। बेल बेलक्रो वेलक्रो सैंडल में खुरदरा सा हिस्सा है जिसको पहनने के बाद चिपकाया जाता है। क्या किया जाता है? जिसको पहनने के बाद चिपकाया जाता है। तो वेलक्रो का आविष्कार जॉर्ज दे मेस्ट्रल ने 1948 ईस्वी में किया था। उनको यह विचार कांटों वाले बीज से आया था। किस वाले बीज से? तो उनको यह विचार जो आया था वो कांटों वाले बीज से आया था। आगे है पौधे घूम नहीं सकते, एक बार वे एक ही जगह पर आते हैं, परंतु उनके बीच क्या होती है, लंबी यात्रा करते हैं। इसी प्रकार से सोयाबीन की फली पकने पर फूट जाती है। सोयाबीन की फली जो होती है वो क्या होती है, पकने पर फूट जाती है, उनसे सोयाबीन के बीज निकल आते हैं। फिर है आगे, आगे क्या है? तो आगे है कि हरी मिर्च, टमाटर और आलू दक्षिण अमेरिका से आया है। कहाँ से आया है? तो ये हरी मिर्च, टमाटर और आलू दक्षिण अमेरिका से आया है। पत्ता गोभी और पत्ता गोभी और मटर यूरोप से आए हैं। पत्ता गोभी और मटर जो होता है वो यूरोप से आया है। काफ़ी, बीन्स और भिंडी अफ्रीका से आए हैं। इसी प्रकार से गड़ीसर झील राजस्थान के जैसलमेर में उपस्थित है। जो गड़ीसर झील है वो कहाँ पे है? तो राजस्थान के जैसलमेर में है। अब आते हैं, एक टॉपिक है कुएं और झीलों के सूखने से संबंधित कारण है। क्या कारण है कि कुएं और झील सूखे जा रहे हैं? तो पानी को मोटर से निकाला जा रहा है। जो पानी होता है उसको मोटर के द्वारा निकाला जा रहा है, जिससे ज़मीन का पानी कम होता जा रहा है। अब झीलें भी कम हो रही हैं, जहाँ पहले वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता था। पेड़ों के चारों तरफ और पार्कों में मिट्टी को सीमेंट से ढक दिया जा रहा है। क्या कर दिया जा रहा है? जो पार्क होते हैं उनको क्या किया जा रहा है कि पार्क की मिट्टी को सीमेंट से ढक दिया जा रहा है, जिससे वर्षा का पानी ज़मीन में नहीं पहुंच पाता है। 1986 में जोधपुर और उसके आसपास बारिश ही नहीं हुई। फिर लोगों को ध्यान आया कि वहाँ एक पुराना कुआं या बावली है। उसके बाद लोगों ने पैसे इकट्ठा किया और लगभग 200 ट्रक कूड़ा निकाला गया और लोगों को वहाँ पानी मिल पाया। यानी कि जो 1986 में जोधपुर और उसके आसपास के इलाके थे वहाँ पे बारिश ही नहीं हुई थी, और जब बारिश ही नहीं हुई तो वहाँ पे पानी की कमी होने लगी, और जब पानी की कमी हो गई तो वहाँ पे लोगों को ध्यान आया कि वहाँ पर एक पुराना कुआं या बावली है। और पुराना कुआं या बावली क्या हो गया था, फट गया था, पूरी तरह से दब गया था कूड़ों से। तो क्या हुआ कि वहाँ के लोगों ने पैसा इकट्ठा किया और लगभग 200 ट्रक कूड़ा निकाला। 200 ट्रक कूड़ा निकाला और लोगों को वहाँ पर क्या मिला, पानी मिला। इसी प्रकार से आगे है अलबुर्नी। अलबुर्नी जो है हजारों साल पहले उड़ान से कहाँ आए थे, भारत आए थे। तो अलबुर्नी ने भारत में आकर सभी चीज़ों को ध्यान से समझा और जाना। क्या किया कि सभी चीज़ों को ध्यान से समझा और जाना कि यहाँ के लोग तालाब बनाने की कला जानते हैं। यहाँ के लोग, भारत के लोग क्या जानते हैं, तालाब बनाने की कला जानते हैं, और वह बड़े बड़े पत्थर और लोहे के चबूतरे झीलों के किनारे पर बनाते हैं। अलबुर्नी ने सारी बात को विस्तृत रूप से लिखा
यह सारी बातें 1973 में मिली एक स्टाम्प पर लिखी थी, जो अलबर्नी के जन्म के 1000 साल बाद मिला था। अब आगे है कि मृत सागर का पानी सबसे ज़्यादा खारा होता है। यानी कि जितने खारे तो सभी समुद्रों के पानी होते हैं, जितने भी समुद्र होते हैं सभी के पानी खारे होते हैं, लेकिन जो मृत सागर होता है, मृत सागर है, उसका पानी सबसे ज़्यादा खारा होता है। मृत सागर समुद्र तल से 418 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर है, और इसे खारे पानी की सबसे निचली झील भी कहा जाता है। यानी जो मृत सागर होता है, मृत सागर है, उसे क्या कहा जा रहा है, उसे खारे पानी की सबसे निचली झील भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे ये है कि मृत सागर के पानी का घनत्व ज़्यादा होने के कारण लोग उसमें डूबते नहीं हैं और उसकी सतह पर क्या रहते हैं, तैरते रहते हैं। उसका पानी का घनत्व जो है मृत सागर का ज़्यादा है, जिसके कारण लोग उसमें डूबते नहीं हैं, बल्कि उस पर क्या करते हैं, उसकी सतह पे तैरते रहते हैं। 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किया गया। यह आयोजन इसलिए था क्योंकि भारतीयों को समुद्र से नमक बनाने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। दांडी यात्रा अहमदाबाद से गुजरात के समुद्रों के किनारे तक चली थी। मलेरिया बुखार, मलेरिया बुखार में क्या होता है, कँपकँपी और ठंड के साथ आता है। जो मलेरिया बुखार होता है तो उसमें सबसे पहले बुखार और कँपकँपी आता है। फिर आगे क्या है कि आगे है कि दांडी यात्रा अहमदाबाद से गुजरात के समुद्रों के किनारे तक चली, तो देख ही लिए हैं। मलेरिया में बुखार, कँपकँपी और ठंड के साथ आता है, ये भी देख लिए। अब आगे देखते हैं कि मलेरिया की दवा कहाँ से बनती है। तो मलेरिया की दवा सिनकोना पेड़ की छाल से बना जाती है। एक पेड़ होता है जिसका नाम सिनकोना है, तो उसी के पेड़ की जो छाल होती है, उसी की छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है। ठीक, जिसे कुनैन कहता है, कुनैन नामक दवा बनाई जाती है मलेरिया की। तो अगला है लोहा या आयरन हमें गुड़, आंवला और बहुत सी हरे पत्ती वाली सब्जियों से मिलता है। यानी कि जो लोहा या आयरन होता है वह हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो हमें आयरन या लोहा प्राप्त होता है गुड़ से, आंवला से और बहुत सी हरे पत्ते वाली सब्जियों से भी मिलता है। मक्खियों से कई तरह की बीमारियां होती हैं। जो मक्खियां देखने को मिलती हैं, उन मक्खियों से हमें क्या होता है, कई तरह की बीमारियां होती हैं। अब एल्गाइन एल्गाइन या शैवाल एक तरह जलीय पौधा है जो बरसात के मौसम में होता है। रोनाल्ड रॉस ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों से फैलता है। कौन बताया सबसे पहले कि मलेरिया मच्छरों से फैलता है, तो रोनाल्ड रॉस ने। मलेरिया एक कोशिका वाले पैरासाइट्स यानी परजीवी होते हैं, जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। अब मलेरिया के परजीवी का वाहक कौन होता है, तो मलेरिया के परजीवी का वाहक मादा एनाफ्रीज मच्छर होते हैं, जिसके पंख गहरे और धब्बेदार होते हैं। क्या होता है, जिसके पंख गहरे और धब्बेदार होते हैं। तो ये थे आज के हमारे एनसीईआरटी बेस कुछ प्रश्न, जो आपको आने वाले एग्ज़ाम सीटेट 2023 के लिए काफ़ी मदद करेंगे। तो इसी प्रकार से टॉपिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।